हेलो स्टूडेंट, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KBMIC में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 5 पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके मैंने पार्ट 1 में इसके अंदर आने वाले भाग यानी कि जो परीक्षित अवस्था थी या परीक्षण अवस्था वो पढ़ाया था। दूसरा यानी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आने वाली इसकी अवस्थाएं, दूसरा पढ़ाया था उत्प्रेरण, और तीसरा मैंने इसके भाग बताया था, ये था हमारा कोलाइडी अवस्था। तो आज हम कोलाइडी अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जबकि हमने पिछली वीडियो में पृष्ठ रसायन से संबंधित अवशोषण तथा अवशोषण और इसी के साथ में अवशोषण के प्रकार, भौतिक अवशोषण, रासायनिक अवशोषण और इनके बारे में पढ़ा। और उत्प्रेरण में पढ़ा था हमने दूसरी वीडियो, इसके वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था कि उत्प्रेरण किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वयं उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण, जो हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझे थे। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कोलाइडी अवस्था क्या होती है या पृष्ठ रसायन किस प्रकार से व्यवस्थित, मतलब एक तरीके से इन्हें 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पृष्ठ रसायन का तीसरा पार्ट है कोलाइडी अवस्था। इसका जो पहला भाग है उसे कहते हैं हम क्रिस्ट लाभ, यानी कि इसके अंदर यूज होने वाला जो पहला वर्ड है वो है क्रिस्ट लाभ। तो क्रिस्ट लाभ क्या होता है? क्रिस्ट लाभ बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने अपने रसायन विज्ञान के पाठ 2 में, जिसका नाम था विलयन, उसमें हमने पढ़ा था कि पार्चमेंट झिल्ली क्या होती है या निलंबन क्या होता है, या विलयन किस प्रकार के पदार्थों से किससे मिलकर बना होता है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, देखिएगा। जो विलयन है वो 2 घटकों से मिलकर बनेगा, और समांगी विलयन होता है एक तरीके से मिश्रण, जो हम कहेंगे। तो हम कहें यहां पर 2 घटक, पहला होता है विलय और दूसरा घटक होता है विलायक। इसी के ऊपर हम कोलाइडी अवस्था में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इन विलयन और विलयन जब बनेगा विलय और विलायक से, तो कोई ना कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घोलकर एक विलयन बनाया जाता है। जैसे हम मान लें, अगर हम इसमें चीनी घोलेंगे पानी के अंदर तो विलयन मिलेगा। तो चीनी की अगर मात्रा कम है तो विलय कहलाएगा, और अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है इस विलयन में तो विलायक कहलाएगा। तो ऐसे ही क्रिस्ट लाभ है। क्रिस्ट लाभ किसे कहते थे? वह पदार्थ जिनका विलयन कोलाइडी विलयन, यानी कि जिनका विलयन पार्चमेंट झिल्ली या चर्म पत्र से पार चला जाता है। तो पार्चमेंट झिल्ली किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि पार्चमेंट झिल्ली एक प्रकार की ऐसी झिल्ली होती है जिससे हम किसी पदार्थ को आसानी से छान सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगर बात करी जाए पार्चमेंट झिल्ली की सबसे अच्छी कौन सी होती है, तो वो कॉपर फेरोसाइनाइड की CuFeCN का होल 6 कॉपर फेरोसाइनाइड की जो पार्चमेंट झिल्ली होती है वो सबसे बेस्ट कृत्रिम झिल्ली मानी जाती है। और इस झिल्ली से जब किसी पदार्थ, यानी कि कोई पदार्थ किसी विलयन में घुला हुआ है, उस विलयन का अगर हम देखें, छाने या इस चर्म पात्र से छाने, तो वो आसानी से क्या हो जाता है? छन जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? क्रिस्ट लाभ। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो उदाहरण हो जाएगा चीनी, दूसरा होगा यूरिया, तीसरा हो जाएगा नमक। अगर हम चीनी को किसी पदार्थ में घोलकर पार्चमेंट झिल्ली से अगर हम पार करेंगे या छानेंगे तो आसानी से छन जाता है। दूसरा यूरिया भी इसी टाइप से आता है और नमक भी। तो वे पदार्थ जिनका कोलाइडी विलयन या जिनका विलयन किसी पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से छन जाता है, पार चला जाता है, उन्हें क्रिस्ट लाभ कहते हैं। क्रिस्ट लाभ के बाद बात आती है कोलाइड पदार्थ की। देखिएगा, कोलाइडी पदार्थ किसे कहते हैं? कोलाइडी पदार्थ। तो कोलाइडी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, कोलाइडी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन पार्चमेंट झिल्ली से पार नहीं जा पाता। यानी कि अगर हम उस विलयन को पार्चमेंट झिल्ली से छानेंगे तो पूर्ण रूप से छनता नहीं है। उदाहरण के अगर तौर पर बात करें तो कोलाइडी अवस्था में कोलाइडी पदार्थ के रूप में जो हम यूज करते हैं वो आते हैं यहाँ से गोंद, सरेस, जिलेटिन, ये सब इसमें आते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनको हम
पार्चमेंट झिल्ली से अगर छानते हैं, पार करते हैं, तो उनका कोलाइडी विलयन आसानी से पार नहीं जा पाता, तो उन्हें कहते हैं हम कोलाइडी पदार्थ। उदाहरण के तौर पर है गोंद, सरेस, जिलेटिन। अब बात करते हैं हम कोलाइडी विलयन की। तो कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? तो देखिएगा, कोलाइडी विलयन वह विलयन जिसके अंदर उपस्थित विलय के कणों का आकार 10 की घात -4 सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक होता है। यानी कोलाइडी विलयन जब बनेगा तो उसके अंदर विलय और विलायक दोनों होंगे, तो विलय के जो कण होंगे उनका जो आकार है वो इतना होगा, कितना? 10 की घात -4 सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर। दूसरा इसका पार्ट है विलायक, यानी कोलाइडी विलयन में जो विलायक है उसके कणों का आकार हो जाएगा 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक। तो इस प्रकार के विलयनों को हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कोलाइडी विलयन का एक रूप है, हम कहें कि गोंद या सरेस से बना विलयन या जिलेटिन का बना हुआ विलयन, वो क्या कहलाएगा? कोलाइडी विलयन कहलाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी हेडिंग वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन क्या है? तो कोई विलयन चाहे कोई भी हो, वो दो ही घटकों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक से। तो बात करते हैं वास्तविक विलयन की। तो इसमें विलय और विलायक के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक होता है, वो कहलाएगा वास्तविक विलयन। अगर हम बात करें वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन की तुलना की, तो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मान लो हमने चीनी को अभी घोल के एक विलयन बनाया था, चीनी आसानी से जल में घुल गई, जब घुल जाएगी तो वास्तविक विलयन का एक उदाहरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी जो उसमें पूरी तरह से घुल गई ना, हम अपनी आंखों से उसे नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोलाइडी विलयन भी अपने आप में एक तरीके से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते इसके विलयन के कणों को भी। बात करते हैं तीसरा, निलंबन। निलंबन से पहले अगर वास्तविक विलयन की बात करें तो वास्तविक विलयन जो होता है वो शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता उसके कणों को, या उसके कणों को अगर हम देखना है तो शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसका अगर प्रयोग करेंगे तो भी हमें वो दिखाई नहीं देंगे। बात करते हैं निलंबन की। तो निलंबन क्या होता है? मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जैसे हम अपने पास एक पात्र में पानी ले लें और उस पानी के अंदर बालू या रेत के घोल दें। जब बालू या रेत को हम उसमें घोलेंगे तो वह पानी क्या हो जाएगा? गदला हो जाएगा, यानी गंदा पानी हो जाएगा। और जो गदला पानी होगा वो निलंबन की अवस्था में होगा। ठीक है, तो वह विलयन जिसके विलय के कणों का आकार 10 की घात -3 सेंटीमीटर से 10 की घात -5 सेंटीमीटर होता है, और इसे हम अपनी नग्न आंखों से या अपनी आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं, तो वह कहलाता है निलंबन। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया है कि पानी में हमने बालू या रेत को घोला है, तो एक निलंबन के ही रूप में प्रयुक्त होता है। एज एग्जाम्पल हम उसे लिख सकते हैं कि विलय के कणों का आकार कितना है? 10 की घात -3 सेंटीमीटर से 10 की घात -5 सेंटीमीटर, तो उसे हम कहेंगे निलंबन। अब इस टॉपिक के बाद हम देखते हैं इसी में क्रिस्टलाप पढ़ा है हमने, कोलाइडी पदार्थ पढ़े हैं, कोलाइडी अवस्था पढ़ ली, और कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन, ये पढ़ने के बाद हम देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। देखिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? वह पदार्थ या वह कोलाइडी विलयन, ये वह पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आकर आसानी से क्या बना लेगा? कोलाइडी विलयन बना ले, तो वह कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइड। और इसी का उल्टा आता है, अपोजिट होता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड, इसमें क्या है? जब कोई पदार्थ किसी विलायक के संपर्क में आकर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है तो उसे हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। अगर उदाहरण की बात करें तो द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण बनेंगे गोंद, सरेस, प्रोटीन। और अगर द्रव विरोधी कोलाइड की बात करेंगे तो धातु सल्फाइड और धातु हाइड्रोक्साइड आदि, ये सब क्या होंगे? द्रव विरोधी कोलाइड होंगे। कहने का मतलब यही है कि वे पदार्थ जो आसानी से कोई भी विलायक के संपर्क में आकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो क्योंकि कोलाइडी विलयन जब बनेगा तो उनके कणों का आकार इस तरीके से होगा, और जब कोलाइडी विलयन बनाएंगे आसानी से तो उन्हें कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइड। और अगर आसानी से द्रव स्नेही मतलब कोलाइडी विलयन नहीं बना पा रहे हैं
तो उन्हें कहेंगे हम द्रव विरोधी कोलाइड। उदाहरण मैंने बताया आपको, धातु सल्फाइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है, तो ये कहलाएंगे द्रव विरोधी कोलाइड। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बाद यहां से देखिएगा जो टॉपिक है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव से पहले मैं आपको ब्राउनी गति बताने जा रहा हूं। तो देखो क्या है ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव। इससे पहले बताऊंगा ब्राउनी गति। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा क्या, ब्राउनी गति। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या कि जब किसी अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो उस प्रकाश किरण के रास्ते में या बीच में छोटे मोटे कण क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करती हुई दिखाई देते हैं। जैसे कोई कण है तो एक गति इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे या जिगजैग टाइप में ये गति करते हैं। यानी कि किसी जब प्रकाश किरण को हमने कमरे में से गुजारा था तो उसके कणों की जो द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति हुई है उसे डॉक्टर ब्राउन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा और उसका पता लगाने के बाद उसे अपना ही नाम दे दिया। उन कणों की इस गति को क्या कहा गया, ब्राउनी गति कहा गया। उससे ही कुछ रिलेटेड जो हम अब आगे पढ़ेंगे वो है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है, वहां पर अंधेरा कमरा न लेके एक कोलाइडी विलयन लिया जाता है। तो कोलाइडी विलयन में क्या हुआ, जब एक कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज को गुजारा गया, देखिएगा इस प्रकार से ये कोई कोलाइडी विलयन है। अब यहां से अगर हम कोई प्रकाश किरण को गुजारेंगे, जैसे ये कोई हमारे पास यहाँ पर टॉर्च है, अगर हम इसे टॉर्च कहें तो यहाँ से जब प्रकाश किरण गुजारी गई तो ये प्रकाश किरण यहाँ सीधी आएगी और जब यहाँ सीधी आती है तो इसका जो पथ है वो इस तरीके से पीछे जाता हुआ मिलता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर एक क्या होता है, चमकीले शंकु का निर्माण करता है। ये प्रकाश किरण का करता है, एक चमकीले शंकु का निर्माण करेगा। तो जो टिंडल थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसका अध्ययन किया और पाया कि इस प्रकाश किरण के रास्ते में कोलाइडी कण आ जाते हैं जिनसे एक चमकीले प्रकाश का निर्माण होता है। चमकीले प्रकाश के कारण एक शंकु का निर्माण कहते हैं होता है और इस शंकु को कहा गया टिंडल शंकु। क्या कहा गया इसे, टिंडल शंकु कहा गया। और इस वाले इफेक्टिव को, यह प्रकाश के प्रकीर्णन से जो इफेक्ट हुआ उसे कहा गया टिंडल प्रभाव। सीधी सी भाषा में अगर बात करें कि जब एक अंधेरे कमरे से, जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे से हमने लाइट गुजारी थी तो उसके अंधेरे में उसके प्रकाश किरण के रास्ते में जो कण थे वो चमकीले तरह से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं, तो उस गति को ब्राउनी गति कहा गया। इसी प्रकार जब एक कोलाइडी विलयन से किसी प्रकाश किरण पुंज को गुजारते हैं तो उसके रास्ते में भी या मध्य में जो कोलाइडी कण हैं वो आ जाते हैं और एक चमकीले शंकु का निर्माण करते हैं। इस चमकीले शंकु को कहा गया टिंडल शंकु और इस घटना को कहा गया टिंडल प्रभाव। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहां से पेप्टीकरण। देखिएगा ये पेप्टीकरण है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, पेप्टीकरण से पहले स्कंदन, पेप्टीकरण और स्कंदन। स्कंदन के बारे में पहले उदाहरण से लेके चलूंगा कि स्कंदन होता क्या है। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो और उसके हाथ या कहीं पे शरीर में चोट लग जाए। जब छोटी मोटी चोट लग जाती है, शेविंग बनाता है जब नाई, तो वहां पर कट लग जाता है और कट लगने के बाद नाई सबसे पहले जो प्रयोग करता है शेविंग बनाते समय पे ब्लड निकलने पर, वो होती है फिटकरी। तो फिटकरी का ही क्यों यूज किया जा रहा है, फिटकरी का यूज इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारा ब्लड है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। जब ब्लड पर निगेटिव चार्ज होता है तो फिटकरी के अगर हम सूत्र की बात करें तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम का क्या होता है, सल्फेट होता है। जब पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट होगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर जो चार्ज होता है वो इस तरीके से होता है और ये होता है धनायन। कैसा होता है, धनायन। एल्यूमिनियम पर जो धनायन चार्ज होगा वो हमारे ब्लड से मिलकर, हमारे ब्लड पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो हमारे ब्लड से मिलकर ये इसे क्या कर देता है, इसका थक्का जमा देता है, यानी कि उस ब्लड को बहने से रोक देता है और इस थक्का जमने को ही हम क्या कहेंगे, स्कंदन कहा जाएगा। हमारा ब्लड भी एक तरीके से कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो स्कंदन क्या है, जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड में कोई ऐसा पदार्थ घोल दिया जाए
जिसके उसके धनायन और ऋणायन दोनों क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो वो एक अवक्षेप का रूप ले लेता है। क्या बनाता है, वो एक अवक्षेप बना लेता है। इस क्रिया को हम कहते हैं स्कंदन। आई बात समझ में ना, कि जब किसी कोलाइडी विलयन या द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन में कोई हम ऐसा पदार्थ मिला दें जिससे उसके उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो उससे बनता है एक अवक्षेप। और उस अवक्षेप के बनने पर यह क्रिया कहलाती है स्कंदन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ब्लड का और फिटकरी का। ब्लड बहने पर हम फिटकरी का यूज करते हैं, तो फिटकरी के जो एल्यूमिनियम आयन है वो ब्लड के निगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और वहां पर ब्लड बहना बंद हो जाता है और उसका थक्का बन जाता है। अब बात करते हैं पेप्टीकरण की। अगर हमने स्कंदन पढ़ लिया तो पेप्टीकरण हमारा इसी के साथ लग जाएगा। पेप्टीकरण स्कंदन की विपरीत क्रिया होती है। क्या हमने स्कंदन में क्या करा था, किसी कोलाइडी विलयन से हमने क्या बनाया था यहाँ पर, अवक्षेप। अब बात करते हैं पेप्टीकरण की, कि किसी भी अवक्षेपण में या किसी भी अवक्षेप को ऐसे पदार्थ के साथ घोल दें या मिला दें जिससे वो पुनः किस में आ जाए, अपने कोलाइडी अवस्था में आ जाता है, उसे कहते हैं पेप्टीकरण। सबसे पहले यही कहेंगे कि जो पेप्टीकरण है वो स्कंदन की विपरीत क्रिया होती है। तो स्कंदन में हुआ था क्या, कि अवक्षेप बना था, कोलाइडी विलयन से क्या बना था, अवक्षेप। तो पेप्टीकरण में क्या बनेगा, अवक्षेप से बनेगा कोलाइडी विलयन। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब हम फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो फेरिक इससे जो है उसका अवक्षेप हो जाता है, क्या अवक्षेपण हो जाता है, और वो कोलाइडी विलयन में आ जाता है। तो इस क्रिया को हम कहेंगे पेप्टीकरण। अब पेप्टीकरण के बाद हम बात करते हैं यहां पर अपोहन की। किसकी, अपोहन की। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं अपोहन की। अपोहन देखिएगा, सबसे पहले होता क्या है, अपोहन जो है किसी भी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की क्रिया कहलाती है। क्या, अगर कोलाइडी विलयन में कोई अशुद्धियां मिली हुई हैं तो उन्हें शुद्ध करने के लिए अपोहन जो है एक विधि है, जिसके अंतर्गत एक बेलनाकार पात्र यूज होता है। एक बेलनाकार पात्र में हम कोलाइडी विलयन भर लेते हैं, और कोलाइडी विलयन भरने के बाद क्या होता है, इस पात्र को हम बोलते हैं अपोहक। क्या बोलते हैं इस पात्र को, अपोहक। और इस पात्र में हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं जो हमारा अशुद्ध होता है, और इस अशुद्ध पदार्थ को हम या इस अशुद्ध भरे हुए अपोहक को हम बहते हुए जल में क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। बहते हुए जल में हम क्या कर देंगे, इसे लटका देंगे। जब हमने इसे बहते हुए जल में लटकाया तो जो हमारा कोलाइडी विलयन अशुद्ध था वो इस अपोहक के अंदर भरा हुआ है, और जब इस अपोहक के अंदर भरा हुआ है तो विसरण की क्रिया होती है। जो वास्तविक विलयन होता है उसके कण बाहर निकल जाते हैं, और इसके अंदर जो कोलाइडी अवस्था में बने हुए पदार्थ होते हैं वो रह जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है अपोहक। यानी कि किसी भी कोलाइडी विलयन को अगर उसमें अशुद्धि उपस्थित है, शुद्ध करने की क्रिया क्या कहलाएगी, अपोहन। इस विधि में जो उपकरण प्रयुक्त होता है, पात्र युक्त होता है, प्रयोग होता है, उसे कहते हैं अपोहक। एक बेलनाकार पात्र होता है, इस पात्र में हम अशुद्ध पदार्थ भरने के बाद एक बहते हुए जल में लटका देते हैं। जब बहते हुए जल में लटकाएंगे तो विसरण की क्रिया होगी, तो यहाँ से वास्तविक विलयन के कण जल में आ जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ कोलाइडी पदार्थ बचेंगे। और इन कोलाइडी पदार्थों को हम छान के अलग करके ये इसे अलग कर लेंगे, जिससे हमारा कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसके बाद आता है धन कण संचलन। तो देखिएगा क्या है धन कण संचलन। धन कण संचलन का मतलब है, जैसे हम समझ रहे हैं कण संचलन कह दो या धन कण संचलन कह दो। अब बात यह है, देखिए हमारा जो कोलाइडी विलयन है उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी। जब यहाँ पर क्या होता है, विसरण की क्रिया है, अपोहन पदार्थ की क्रिया होती है विसरण की, या विद्युत धारा की क्रिया दी जाएगी, तो जो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन या कण होंगे वो निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, और निगेटिव वाले जो कण हैं वो पॉजिटिव वाले की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कणों का निगेटिव या अपने से विपरीत आवेश की ओर जाना क्या कहलाएगा, कण संचलन कहलाएगा या धन कण संचलन कहलाता है। मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाभ क्या होता है।
क्रिस्टलाप के बाद मैंने बताया आपको कोलाइडी पदार्थ, फिर कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन, स्कंदन, पेप्टीकरण और अपोहन। और ये जो टॉपिक हैं यहाँ से बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स हैं, कम से कम 2 हेडिंग्स को पूछा जा सकता है। जैसे मैंने उत्प्रेरक में बताया था कि एक ना एक उत्प्रेरक वहाँ से एग्जाम्पल के साथ पूरे विद एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो ऐसे ही इस टॉपिक से भी, यानी कि जो कोलाइडी अवस्था है हमारी, उसमें से कुछ ना कुछ एक बात या कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर जो आता ही आता है। तो आपको इसे पूरी तरीके से पढ़ना है, पढ़ के अपना वर्क पूरा करना है, जो PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये जो बताया गया है, इसे वीडियो को देखने के बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और इसे लाइक करें वीडियो को, और अपना कार्य पूर्ण करके याद करना शुरू करें, जो आपके आगामी परीक्षा में यूजफुल होगा। थैंक यू।